धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जिन्हें देखकर आंखें तो यकीन कर लेती हैं, लेकिन दिमाग मानने से इनकार कर देता है। कहीं पत्थर इंसानों की तरह कतार में खड़े हैं, कहीं पहाड़ की दीवारों पर किसी विशाल जीव के पंजों जैसे निशान बने हैं, तो कहीं रेगिस्तान के बीच चट्टानें ऐसे आकार ले चुकी हैं मानो उन्हें प्रकृति ने नहीं बल्कि किसी अनजान शक्ति ने तराशा हो। आज की इस यात्रा में हम धरती के उन्हीं अनोखे रहस्यों के करीब जाएंगे जहां विज्ञान जवाब देता जरूर है, लेकिन हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छोड़ जाता है। नंबर 1, मैनपुपुनर रॉक फॉर्मेशंस, रूस के विशाल और लगभग निर्जन यूराल पर्वतों के बीच एक ऐसा पठार मौजूद है जहां 7 विशाल पत्थर बिल्कुल अकेले खड़े दिखाई देते हैं। दूर से इन्हें देखने पर ऐसा लगता है जैसे 7 लंबे चौड़े इंसान किसी अनजान आदेश का इंतजार करते हुए हजारों वर्षों से एक ही स्थान पर जमे हुए हों। इनके आसपास न कोई बड़ा नगर है, न कोई आसान सड़क और न ही सामान्य मानव जीवन के निशान। केवल खुला हुआ वीरान पठार, तेज हवाएं, बदलता मौसम और उस सन्नाटे के बीच खड़े ये रहस्यमयी पत्थर, इन्हें मैनपुपुनर रॉक फॉर्मेशंस कहा जाता है। इनमें से कुछ स्तंभ लगभग 10 मंजिला इमारत जितने ऊंचे हैं। इनके आकार भी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। कोई विशाल मनुष्य जैसा दिखाई देता है, कोई उल्टी रखी हुई बोतल जैसा, और कोई ऐसा लगता है मानो किसी पत्थर के प्रहरी ने अपना चेहरा आसमान की ओर उठा रखा हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आसपास की बाकी चट्टानें समाप्त हो गईं, लेकिन ये 7 संरचनाएं कैसे बची रहीं? भूवैज्ञानिकों के अनुसार लाखों वर्ष पहले यहाँ एक बड़ा पर्वतीय क्षेत्र था। वर्षा, बर्फ, तापमान में बदलाव और लगातार चलने वाली हवाओं ने धीरे धीरे कमजोर चट्टानों को काटकर मिटा दिया। मगर इन स्तंभों का अंदरूनी भाग कठोर क्वार्ट्जाइट और शिस्ट से बना हुआ था, इसलिए आसपास की भूमि नष्ट होती चली गई और ये मजबूत हिस्से अकेले खड़े रह गए। विज्ञान की यह व्याख्या तर्कपूर्ण है, लेकिन जब कोई व्यक्ति इन्हें वास्तविकता में देखता है तो केवल कटाव की कहानी मान लेना आसान नहीं लगता। स्थानीय मानसी लोगों की प्राचीन कथाओं में इन स्तंभों का संबंध विशालकाय योद्धाओं से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि कुछ दानव पर्वतों को पार करके मानसीय लोगों का पीछा कर रहे थे। जैसे ही वे इस पवित्र क्षेत्र के निकट पहुंचे, उनके सामने एक आध्यात्मिक शक्ति प्रकट हुई। उनमें से एक ने पवित्र पर्वत को देखा और भय से अपना ढोल गिरा दिया। उसी क्षण सभी विशालकाय जीव पत्थर बन गए। कुछ कथाओं में इन्हें 7 योद्धा बताया गया है, जबकि कुछ में एक जादूगर और उसके साथी। स्थानीय भाषा में मैनपुपुनर का अर्थ लगभग छोटे देवताओं का पर्वत माना जाता है। शायद इसीलिए इस क्षेत्र को केवल प्राकृतिक संरचना नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान समझा जाता रहा है। पुराने समय में सामान्य लोगों के लिए इस पठार पर चढ़ना भी निषिद्ध माना जाता था। विश्वास था कि यहां दिखाई देने वाले पत्थर केवल निर्जीव चट्टानें नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की उपस्थिति है। यहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। लंबी पैदल यात्रा, दलदली रास्ते, अचानक बदलता मौसम और चारों ओर फैली वीरानी इस यात्रा को कठिन बना देती है। लेकिन शायद यही कठिनाई मैनपुपुनर के रहस्य को बचाए हुए है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ नहीं, चमकती रोशनी नहीं और न ही आसपास आधुनिक निर्माण दिखाई देते हैं। सूर्यास्त के समय जब इन स्तंभों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैलती हैं, तब ऐसा लगता है जैसे 7 पत्थर अपनी जगह से धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले हों। वैज्ञानिक दृष्टि से वे कटाव से बनी चट्टानें हैं, लेकिन उस वीरान पठार पर खड़े होकर वे केवल चट्टानें महसूस नहीं होती। वे ऐसे प्रहरी लगते हैं जिन्होंने किसी भूली हुई घटना को अपनी आंखों से देखा था और अब उसी रहस्य की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगली जगह पर पत्थर केवल इंसान जैसे नहीं दिखते। वहां एक पूरा पर्वत ऐसा खड़ा है मानो धरती के अंदर से किसी विशाल पंजे ने उसे ऊपर धकेल दिया हो। नंबर 2, डेविल्स टावर, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के वायोमिंग राज्य के खुले मैदानों के बीच अचानक एक विशाल पत्थरीला स्तंभ दिखाई देता है। आसपास का क्षेत्र अपेक्षाकृत समतल है, लेकिन उसके बीच डेविल्स टावर लगभग 400 मीटर ऊपर उठता हुआ नजर आता है। दूर से देखने पर
यह किसी प्राकृतिक पहाड़ से अधिक एक प्राचीन किले, विशाल मंदिर या धरती में गड़े किसी अज्ञात स्तंभ जैसा दिखाई देता है। इसकी सबसे विचित्र विशेषता इसकी सीधी दीवारों पर बनी लंबी धारियां हैं। ये धारियां ऊपर से नीचे तक लगभग समान दिशा में जाती हैं। पहली नजर में ऐसा लगता है मानो किसी विशाल जीव ने अपने पंजों से पूरी चट्टान को नोच दिया हो। कुछ हिस्सों में ये पत्थरीली धारियां इतनी नियमित हैं कि वे किसी विशाल मशीन से काटे गए खंभों जैसी लगती हैं। प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति ने इतनी ऊंची, सीधी और लगभग समान आकृति वाली संरचना कैसे तैयार की? भूवैज्ञानिकों का मानना है कि करोड़ों वर्ष पहले यहाँ पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा धरती के नीचे ऊपर की ओर बढ़ी थी। वह सतह तक पूरी तरह नहीं पहुंच सकी और जमीन के अंदर ही ठंडी होकर कठोर हो गई। ठंडा होते समय चट्टान सिकुड़ी और उसमें लंबवत दरारें बनने लगी। बाद में आसपास की नरम मिट्टी और कमजोर चट्टानें वर्षा तथा हवा के कारण नष्ट हो गई। अंत में केवल यह कठोर पत्थरीला केंद्र बचा रह गया। लेकिन वैज्ञानिकों के बीच भी इसके निर्माण की सटीक प्रक्रिया पर पूरी सहमति नहीं रही। कुछ इसे ज्वालामुखी की गर्दन मानते हैं, कुछ जमीन के भीतर जमे पिघले पत्थर का विशाल ढांचा और कुछ का मानना है कि यह किसी अलग प्रकार के भूगर्भीय उभार से बना। यानी इसका सामान्य निर्माण समझ में आता है, लेकिन यह किस परिस्थिति में और किस सटीक रूप में बना, इस पर प्रश्न अब भी मौजूद हैं। स्थानीय मूल अमेरिकी समुदायों के लिए यह साधारण पहाड़ नहीं है। अलग अलग जनजातियों में इससे जुड़ी कई कथाएं सुनाई जाती हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तभी एक विशाल भालू उनका पीछा करने लगा। बच्चे बचने के लिए एक छोटी चट्टान पर चढ़ गए और सहायता की प्रार्थना करने लगे। अचानक वह चट्टान जमीन से ऊपर उठने लगी। वह इतनी ऊंची हो गई कि भालू बच्चों तक नहीं पहुंच सका। भालू ने चट्टान पर चढ़ने का प्रयास किया और अपने विशाल पंजों से उसकी दीवारों को नोचा। उन्हीं पंजों के निशान आज भी टावर की दीवारों पर लंबी धारियों के रूप में दिखाई देते हैं। कुछ कथाओं में वे बच्चे बाद में तारों में बदल गए। इसीलिए स्थानीय समुदायों के लिए डेविल्स टावर का संबंध धरती, आकाश और आध्यात्मिक शक्तियों से है। आज भी कई मूल निवासी समूह यहाँ धार्मिक अनुष्ठान और प्रार्थना करते हैं। पेड़ों पर बंधे रंगीन कपड़े कभी कभी पवित्र अर्पण के रूप में दिखाई देते हैं। इसी कारण पर्वतारोहियों से कुछ विशेष समय में यहाँ न चढ़ने का अनुरोध भी किया जाता है। यह संघर्ष केवल पर्यटन और परंपरा का नहीं, बल्कि किसी स्थान को देखने के दो अलग अलग नजरियों का है। बाहरी दुनिया इसे रोमांचक चट्टान मानती है, जबकि स्थानीय लोग इसे जीवित पवित्र स्थल की तरह देखते हैं। रात के समय डेविल्स टावर और भी विचित्र लगता है। तारों से भरे खुले आकाश के नीचे इसका काला आकार दूर से किसी ऐसी वस्तु जैसा दिखाई देता है जो धरती का स्वाभाविक हिस्सा नहीं है। शायद इसी अनोखी आकृति के कारण आधुनिक कल्पनाओं में इसे बाहरी दुनिया के जीवों और उड़ने वाली रहस्यमयी वस्तुओं से भी जोड़ा गया। विज्ञान कहता है कि इसकी धारियां ठंडे होते पत्थर में बनी दरारें हैं। किंवदंतियां कहती हैं कि वे विशाल भालू के पंजों के निशान हैं। दोनों कथाएं अलग हैं, लेकिन दोनों इस स्थान की भव्यता के सामने छोटी महसूस होती हैं। और अगली जगह पर कोई विशाल टावर नहीं है। वहां रहस्य जमीन के नीचे छिपा है, जहां सूर्य की एक पतली किरण लाल पत्थरों को अचानक जीवित कर देती है। नंबर 3, एंटीलोप कैनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऊपर से देखने पर एंटीलोप कैनियन का अस्तित्व लगभग दिखाई ही नहीं देता। एरिजोना के सूखे और धूल भरे क्षेत्र में जमीन के बीच एक संकरी दरार नजर आती है, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति उस दरार से नीचे उतरता है, उसके सामने एक ऐसा संसार खुलता है जो बाहर की धरती से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। लाल और नारंगी बलुआ पत्थर की दीवारें संकरी लहरों की तरह मुड़ी हुई हैं। कहीं रास्ता इतना पतला हो जाता है कि दोनों हाथ फैलाना भी कठिन लगता है, और कहीं ऊपर की दीवारों के बीच केवल एक छोटी सी जगह से आकाश दिखाई देता है। पत्थर ठोस होने के बावजूद पिघली हुई मोम बहते पानी या हवा में लहराते कपड़े जैसा नजर आता है।
एंटीलोप कैनियन की सबसे बड़ी विशेषता इसकी रोशनी है। दिन के विशेष समय पर सूर्य की किरण ऊपर की संकरी दरार से भीतर प्रवेश करती है। अंधेरी घाटी में प्रकाश का एक सीधा स्तंभ बनता है जो हवा में तैरती धूल को चमका देता है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगता है जैसे आकाश से कोई रहस्यमयी दरवाजा खुल गया हो, लेकिन यह दृश्य केवल थोड़ी देर रहता है। सूर्य का कोण बदलते ही प्रकाश गायब हो जाता है और घाटी फिर से छाया में डूब जाती है। यह संरचना हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों तक बहते पानी के कारण बनी। रेगिस्तानी क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ अचानक आने वाली बाढ़ें बेहद शक्तिशाली होती हैं। दूर कहीं हुई वर्षा का पानी तेजी से संकरी दरारों में प्रवेश करता है। अपने साथ रेत, मिट्टी और छोटे पत्थर लाते हुए वह बलुआ पत्थर को घिसता रहता है। इसी लगातार कटाव ने दीवारों में गोलाकार मोड़ और लहरदार बनावट तैयार की। लेकिन यही पानी जिसने इसे सुंदर बनाया आज भी इसका सबसे बड़ा खतरा है। कैनियन के अंदर खड़ा व्यक्ति कई बार ऊपर का मौसम देखकर सुरक्षित महसूस कर सकता है। आकाश साफ हो सकता है और आसपास वर्षा का कोई संकेत नहीं दिखता, मगर कई किलोमीटर दूर हुई बारिश अचानक पानी की दीवार बनकर घाटी में प्रवेश कर सकती है। संकरी जगह के कारण पानी की गति और शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। इसीलिए एंटीलोप कैनियन केवल प्रशिक्षित स्थानीय मार्गदर्शकों के साथ ही देखा जाता है। वे बादलों, मौसम और पानी के व्यवहार को समझते हैं। उनके लिए यह स्थान सुंदर तस्वीर लेने की जगह भर नहीं, बल्कि सम्मान और सावधानी की मांग करने वाला जीवित भूभाग है। यह क्षेत्र नवाहो लोगों की भूमि पर स्थित है। नवाहो संस्कृति में ऐसे स्थानों को केवल चट्टान नहीं माना जाता। यहाँ प्रवेश करने से पहले कई लोग मन को शांत रखने और प्रकृति के प्रति सम्मान दिखाने की बात करते हैं। घाटी के भीतर आवाजें भी अलग तरह से सुनाई देती हैं। हल्की फुसफुसाहट पत्थरों से टकराकर लौटती है। पैरों की आवाज संकरी दीवारों में गूंजती है और कभी-कभी हवा का बहाव ऐसा स्वर पैदा करता है जैसे कोई दूर खड़ा व्यक्ति धीरे-धीरे बोल रहा हो। हर मोड़ के बाद दीवारों का रंग बदलता दिखाई देता है। कहीं गहरा लाल, कहीं सुनहरा नारंगी और कहीं बैंगनी छाया बनती है। वास्तव में पत्थर अपना रंग नहीं बदल रहा होता, बल्कि सूर्य और छाया का कोण हमारी आंखों को लगातार भ्रमित करता है। शायद यही कारण है कि यहाँ ली गई दो तस्वीरें भी एक जैसी नहीं लगती। एंटीलोप कैनियन हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की सबसे सुंदर रचना हमेशा सबसे सुरक्षित नहीं होती। जिन लहरदार दीवारों को देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, उन्हें एक हिंसक और अनियंत्रित शक्ति ने बनाया है। यहाँ सुंदरता और खतरा एक ही रास्ते में साथ चलते हैं, लेकिन अगली जगह पर इंसानों ने खतरनाक चट्टानों से बचने के बजाय उन्हीं के भीतर घर, मंदिर और पूरा जीवन बना लिया। नंबर 4, फेरी चिमनीज ऑफ कैपाडोशिया, तुर्की। तुर्की के कैपाडोशिया क्षेत्र में सुबह का दृश्य किसी कल्पना जैसा दिखाई देता है। हल्की धुंध के बीच सैकड़ों पत्थरीले शिखर जमीन से ऊपर उठे होते हैं। कुछ लंबे शंकु जैसे हैं, कुछ के सिर पर भारी पत्थर रखा दिखाई देता है और कुछ किसी विशाल टोपी पहने हुए जीव जैसे लगते हैं। इन्हें फेरी चिमनीज यानी परियों की चिमनियां कहा जाता है। इनका नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि शायद कभी स्थानीय लोगों का विश्वास रहा होगा कि इनके भीतर परियां रहती हैं। इन चट्टानों की आकृति भी इतनी असामान्य है कि वे सामान्य भूगर्भीय संरचनाएं कम और किसी रहस्यमयी बस्ती के मीनार अधिक लगती हैं। लेकिन इनका निर्माण आग, राख, पानी और हवा की बेहद लंबी प्रक्रिया से हुआ। लाखों वर्ष पहले इस क्षेत्र के ज्वालामुखियों में विशाल विस्फोट हुए। ज्वालामुखीय राख और अन्य पदार्थों की मोटी परतें दूर दूर तक फैल गईं। समय के साथ राख दबकर एक मुलायम चट्टान में बदल गई, जिसे टप कहा जाता है। इसके ऊपर कई जगह कठोर पत्थर की परतें भी जम गईं। वर्षा और हवा ने नरम चट्टान को काटना शुरू किया, लेकिन जहां ऊपर कठोर पत्थर मौजूद था, वहां नीचे का भाग सुरक्षित रहा।
धीरे धीरे आसपास की जमीन घिसती चली गई और टोपीदार पत्थरीले स्तंभ बन गए। ऊपर बैठा कठोर पत्थर एक छतरी की तरह नीचे की मुलायम चट्टान को बचाता रहा। यही कारण है कि कई फेरी चिमनीज के ऊपर बड़ी चट्टान संतुलित दिखाई देती है। उन्हें देखकर लगता है कि भारी पत्थर किसी भी क्षण नीचे गिर सकता है, लेकिन वह हजारों वर्षों से अपनी जगह पर टिका हुआ है। कैपाडोशिया का वास्तविक रहस्य केवल इन प्राकृतिक स्तंभों में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिससे इंसानों ने इन्हें अपना घर बना लिया। टफ चट्टान इतनी मुलायम थी कि साधारण औजारों से उसे काटा जा सकता था। लोगों ने धीरे धीरे इन शिखरों के भीतर कमरे, खिड़कियां, सीढ़ियां, भंडार गृह और प्रार्थना स्थल बनाना शुरू कर दिया। कुछ चट्टानों के भीतर कई मंजिलों वाले घर बनाए गए। बाहर से वे साधारण पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर पूरा रहने योग्य संसार मौजूद है। दीवारों पर बने धार्मिक चित्र, पुराने चर्च और धुएं से काली हुई छतें संकेत देती हैं कि लोग यहां लंबे समय तक रहते रहे। युद्ध और आक्रमण के समय ये पत्थरीले घर सुरक्षा भी प्रदान करते थे। इस क्षेत्र में जमीन के नीचे बनी विशाल बस्तियां रहस्य को और गहरा कर देती हैं। कुछ भूमिगत नगर कई मंजिलों तक नीचे जाते हैं। उनमें संकरी सुरंगें, हवा आने के रास्ते, कुएं, पशुओं के स्थान, भोजन रखने के कमरे और बड़े गोल पत्थर के दरवाजे मिले हैं। खतरा आने पर लोग इन दरवाजों को घुमाकर सुरंग बंद कर सकते थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतनी गहराई में भी हवा पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई थी। हजारों लोग लंबे समय तक नीचे छिपकर रह सकते थे। लेकिन इन नगरों का निर्माण ठीक किसने शुरू किया? पहली सुरंगें कितनी पुरानी हैं और उनका पूरा विस्तार कितना बड़ा है? इन प्रश्नों पर अब भी शोध जारी है। सुबह जब गर्म हवा के गुब्बारे इन चट्टानों के ऊपर उड़ते हैं, तब यह स्थान शांत और सुंदर दिखाई देता है। लेकिन जमीन पर उतरकर किसी अंधेरी गुफा, बंद सुरंग या प्राचीन कमरे में प्रवेश करने पर उसकी अनुभूति बदल जाती है। दीवारों पर बने निशान बताते हैं कि यहाँ कभी किसी ने भोजन बनाया, किसी ने प्रार्थना की और किसी ने शायद बाहर मौजूद शत्रु की आवाज सुनते हुए पूरी रात अंधेरे में बिताई। कैपाडोशिया वह जगह है जहां प्रकृति ने पहले पत्थर का शहर बनाया और फिर इंसानों ने उसके भीतर अपना दूसरा शहर छिपा दिया। लेकिन अगली जगह पर पत्थर इतने नुकीले हैं कि वहां घर बनाना तो दूर, जमीन पर सामान्य तरीके से चलना भी लगभग असंभव हो जाता है। नंबर 5, सिंगी डे बेमराहा, मेडागास्कर। मेडागास्कर के पश्चिमी हिस्से में एक ऐसा पत्थरीला जंगल मौजूद है जिसे देखकर लगता है कि धरती की सतह अचानक हजारों धारदार ब्लेडों में बदल गई हो। यहाँ पेड़ों की जगह चूना पत्थर के लंबे, पतले और नुकीले स्तंभ खड़े हैं। इन्हीं संरचनाओं को सिंगी डे बेमराहा कहा जाता है। दूर से यह क्षेत्र किसी सामान्य चट्टानी मैदान जैसा दिखाई दे सकता है, लेकिन पास पहुंचते ही इसकी वास्तविकता सामने आती है। चट्टानों के किनारे इतने तीखे हैं कि बिना सुरक्षा के उन्हें पकड़ना हाथों को घायल कर सकता है। उनके बीच गहरी दरारें हैं जिनकी गहराई कई स्थानों पर दिखाई भी नहीं देती। संकरी सुरंगें, भूमिगत गुफाएं और पत्थर के बीच अचानक खुलने वाली खाइयां इस स्थान को प्राकृतिक भूल भुलैया में बदल देती हैं। सिंगी शब्द का संबंध स्थानीय भाषा में पंजों के बल या सावधानी से चलने की भावना से जोड़ा जाता है। यह नाम इस स्थान के लिए बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि यहाँ एक गलत कदम गंभीर खतरे में बदल सकता है। सामान्य जंगल में रास्ता पेड़ों के बीच से गुजरता है, लेकिन यहाँ रास्ता चट्टानों के ऊपर, बीच और कभी-कभी उनके अंदर से होकर जाता है। करोड़ों वर्ष पहले यह पूरा क्षेत्र समुद्र के नीचे था। समुद्री जीवों के अवशेष और कैल्शियम से बनी परतें धीरे धीरे चूना पत्थर में बदल गईं। बाद में भूगर्भीय हलचलों से यह क्षेत्र ऊपर उठा। वर्षा का पानी हल्का अम्लीय होता है। उसने चूना पत्थर को धीरे धीरे घोलना शुरू किया। पानी दरारों में घुसता रहा और समय के साथ उन्हें चौड़ा तथा
गहरा करता गया। लाखों वर्षों की इसी प्रक्रिया ने चट्टानों को नुकीली सुइयों और ब्लेड जैसी संरचनाओं में बदल दिया। लेकिन यह कहानी केवल ऊपर दिखाई देने वाली चट्टानों तक सीमित नहीं है। नीचे की जमीन में गुफाओं और सुरंगों का एक विशाल जाल मौजूद है। वर्षा का पानी इनके भीतर बहता है और आज भी पत्थर को काट रहा है। यानी यह पत्थरीला जंगल अभी भी बदल रहा है। इस कठोर और लगभग शत्रुतापूर्ण वातावरण में भी जीवन ने अपने लिए जगह बना ली है। चट्टानों की दरारों में छोटे जंगल उगते हैं। कई ऐसे जीव और पौधे यहाँ पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। लीमर की कुछ प्रजातियां तीखी चट्टानों के बीच आश्चर्यजनक कुशलता से छलांग लगाती हैं। उनके लिए जो स्थान इंसानों के लिए खतरा है, वही सुरक्षित घर बन गया है। कुछ हिस्सों में बने रस्सी के पुल इस अनुभव को और रोमांचक बनाते हैं। नीचे गहरी खाई और चारों ओर चट्टानों की धार दिखाई देती है। हवा चलने पर पुल हिलता है और हर कदम के साथ नीचे का अंधेरा नजर आता है। यह दृश्य सुंदर जरूर है, लेकिन यहाँ प्रकृति किसी शांत चित्र की तरह नहीं लगती। वह कठोर, तेज और सावधानी की मांग करने वाली शक्ति के रूप में सामने आती है। स्थानीय लोगों के बीच इस क्षेत्र को लेकर कई परंपराएं और निषेध भी मौजूद हैं। कुछ जगहों को पवित्र माना जाता है और वहां विशेष नियमों का पालन किया जाता है। कुछ गुफाओं में पुराने मानव अवशेष भी मिले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि कभी इन दुर्गम स्थानों का उपयोग दफनाने या छिपने के लिए किया गया होगा। कल्पना कीजिए, किसी अंधेरी गुफा के भीतर प्रवेश करने पर ऊपर की दुनिया गायब हो जाती है। संकरी दीवारों के बीच से केवल हल्की रोशनी आती है। पानी टपकने की आवाज लगातार सुनाई देती है और पत्थर के पीछे किसी जीव की हलचल महसूस होती है। दिशा का अंदाजा कुछ ही मिनटों में खो सकता है। सिंगीडे बेमराहा बताता है कि धरती की हर सुंदरता मुलायम और स्वागत करने वाली नहीं होती। कुछ स्थान अपनी सुंदरता की रक्षा कांटों और धारों से करते हैं, लेकिन अगली जगह पर चट्टानें नुकीली नहीं, बल्कि इतनी गोल हैं कि उन्हें देखकर लगता है जैसे किसी विशाल जीव ने पत्थर के अंडे समुद्र के किनारे छोड़ दिए हों। नंबर 6, मोइराकी बोल्डर्स, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के कोयकोहे समुद्र तट पर रेत के बीच कई विशाल गोलाकार चट्टानें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। कुछ पूरी तरह गोल हैं, कुछ आधी रेत में ढंसी हुई हैं और कुछ टूटकर खुल चुकी हैं। पहली नजर में वे सामान्य पत्थर नहीं लगती। ऐसा प्रतीत होता है जैसे समुद्र की लहरें किसी अज्ञात संसार से विशाल अंडे बहाकर यहां ले आई हों। इन चट्टानों को मोइराकी बोल्डर्स कहा जाता है। इनमें से कई की गोलाई इतनी सटीक है कि प्राकृतिक निर्माण पर संदेह होने लगता है। कुछ चट्टानों का व्यास 2 मीटर से अधिक है और उनका वजन कई टन तक हो सकता है। उन्हें देखकर मन में प्रश्न उठता है कि क्या किसी प्राचीन संस्कृति ने इन्हें बनाया था? क्या ये किसी विशाल जीव के जीवाश्म हैं, या फिर धरती के भीतर किसी अनोखी प्रक्रिया ने इन्हें जन्म दिया? वैज्ञानिकों के अनुसार ये चट्टानें कंक्रीशन नामक प्रक्रिया से बनी हैं। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले समुद्र के नीचे कीचड़ और महीन तलछट जमा हो रही थी। उस तलछट के भीतर किसी छोटे पदार्थ, खोल, हड्डी या जैविक अवशेष के चारों ओर खनिज जमा होने लगे। धीरे धीरे परतें बढ़ती गईं और एक गोलाकार कठोर संरचना बन गई। यह प्रक्रिया एक दिन, 1 वर्ष या 1000 वर्षों में पूरी नहीं हुई। कुछ बोल्डर्स को बनने में लाखों वर्ष लगे होंगे। उनके आसपास की मिट्टी अपेक्षाकृत नरम रही, जबकि खनिजों से बना गोल भाग कठोर होता गया। समय के साथ समुद्री चट्टानों का कटाव हुआ और ये पत्थर बाहर निकलकर समुद्र तट पर दिखाई देने लगे। फिर भी केवल वैज्ञानिक व्याख्या इनकी विचित्रता कम नहीं करती। टूटी हुई कुछ चट्टानों के अंदर जाल जैसी दरारें दिखाई देती हैं। इन दरारों में पीले या भूरे खनिज भरे होते हैं, जिससे वे किसी विशाल जीव के अंडे के अंदरूनी भाग या पत्थर में बदली मशीन जैसी नजर आती हैं। कई लोग इन्हें एलियन अंडे,
प्राचीन तोप के गोले या खोई हुई सभ्यता की वस्तुएं तक समझ चुके हैं। स्थानीय माओरी कथाओं में इनका संबंध एक प्राचीन नाव दुर्घटना से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार एक विशाल पूर्वजों की नौका समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। उसमें रखी टोकरियां, भोजन और अन्य वस्तुएं लहरों में बहकर किनारे आ गईं। समय के साथ वे पत्थर में बदल गईं। गोल चट्टानों को उन्हीं टोकरियों और खाने के अवशेषों का रूप माना गया। यह कहानी केवल कल्पना नहीं बल्कि स्थान और समुदाय की स्मृति का हिस्सा है। पास की चट्टानों को नौका का बचा हुआ भाग भी माना जाता है। इस तरह पूरा समुद्र तट एक प्राचीन घटना का पत्थरीला दृश्य बन जाता है। सुबह और शाम के समय मोयराकी बोल्डर्स का वातावरण सबसे रहस्यमयी होता है। समुद्र की लहरें उनके चारों ओर घूमती हैं, पीछे हटती हैं और फिर वापस आकर उन्हें आधा ढक देती हैं। धुंध या बादलों के बीच वे किसी दूसरे ग्रह की सतह पर रखे गोले जैसे दिखाई देते हैं। कभी कभी पानी की चमक के कारण लगता है कि वे धीरे धीरे अपनी जगह बदल रहे हों। समुद्री कटाव आज भी उन्हें आसपास की चट्टानों से बाहर निकाल रहा है, यानी संभव है कि आने वाले समय में रेत के नीचे छिपे अन्य गोल पत्थर भी दिखाई देने लगे। साथ ही लहरें मौजूद बोल्डर्स को धीरे धीरे तोड़ भी रही हैं। जो संरचनाएं लाखों वर्षों में बनी, वे अब लगातार समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही हैं। मोयराकी बोल्डर्स का रहस्य उनकी गोलाई में नहीं बल्कि उस समय में छिपा है जिसे समझना मनुष्य के लिए कठिन है। एक छोटा कण समुद्र के नीचे पड़ा रहा, उसके चारों ओर खनिज जमा होते रहे और लाखों वर्ष बाद वह विशाल पत्थर बनकर तट पर प्रकट हुआ। लेकिन अगली जगह पर एक दो नहीं बल्कि हजारों पहाड़ियां एक ही आकार में फैली हैं, जैसे किसी ने पूरी धरती पर एक ही आकृति बार बार बना दी हो। नंबर 7, चॉकलेट हिल्स, फिलीपींस। फिलीपींस के बोहोल द्वीप पर फैली चॉकलेट हिल्स को ऊंचाई से देखने पर ऐसा लगता है जैसे पूरी जमीन पर हजारों विशाल कटोरे उल्टे रख दिए गए हों। ये पहाड़ियां लगभग एक समान गोलाकार आकृति में दूर क्षितिज तक फैली दिखाई देती हैं। कोई बहुत अधिक नुकीली नहीं, कोई विशाल पर्वत जितनी ऊंची नहीं, लेकिन उनकी संख्या और दोहराव इस दृश्य को अविश्वसनीय बना देता है। इस क्षेत्र में 1000 से अधिक पहाड़ियां मौजूद हैं। कुछ गणनाओं में उनकी संख्या 1700 से भी अधिक बताई जाती है। वर्षा के मौसम में ये पहाड़ियां हरी घास से ढक जाती हैं, लेकिन गर्म और शुष्क मौसम में घास भूरे रंग की हो जाती है। दूर से सभी पहाड़ियां चॉकलेट के ढेर जैसी दिखाई देती हैं और इसी कारण उनका नाम चॉकलेट हिल्स पड़ा। इनकी सबसे बड़ी पहेली यह है कि इतनी विशाल भूमि पर लगभग एक जैसे आकार वाली इतनी सारी पहाड़ियां कैसे बन गईं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरे क्षेत्र के लिए एक ही सांचा इस्तेमाल किया हो। सामान्य पर्वत श्रृंखलाओं में चोटियों की ऊंचाई, आकार और ढलान में बहुत अंतर होता है, लेकिन यहाँ एक विचित्र समानता नजर आती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये पहाड़ियां मुख्य रूप से चूना पत्थर से बनी हैं। करोड़ों वर्ष पहले यह क्षेत्र समुद्र के नीचे था। समुद्री जीवों के खोल और अन्य पदार्थ नीचे जमा होकर चूना पत्थर में बदलते गए। बाद में भूगर्भीय हलचलों से जमीन ऊपर उठ गई। वर्षा का पानी और भूमिगत जल चूना पत्थर को घोलता तथा काटता रहा। समय के साथ आसपास का कमजोर पदार्थ हट गया और गोलाकार पहाड़ियां बची रहीं। इनके बीच के समतल क्षेत्रों को पानी और नदियों ने और अधिक काटा। लंबे समय तक चलने वाली इस प्रक्रिया से एक ऐसा कार्स्ट भूभाग बना जिसमें हजारों शंकु जैसी पहाड़ियां दिखाई देती हैं। लेकिन स्थानीय कथाएं कहीं अधिक नाटकीय हैं। एक कथा में 2 विशालकाय दैत्यों का वर्णन मिलता है, जिन्होंने कई दिनों तक एक दूसरे पर चट्टानें और मिट्टी फेंकी। उनका युद्ध समाप्त होने के बाद मैदान में फेंके गए पत्थरों के ढेर रह गए, जो बाद में पहाड़ियों में बदल गए। दूसरी कथा एक विशालकाय जीव अरोगो और एक मानव युवती से जुड़ी है। कहा जाता है कि अरोगो उस युवती से प्रेम करने लगा था। युवती की मृत्यु के बाद वह इतना दुखी हुआ कि कई दिनों तक रोता रहा।
उसके विशाल आंसू जमीन पर गिरे और सूखकर चॉकलेट हिल्स में बदल गए। इस कहानी में पहाड़ियां युद्ध की निशानी नहीं, बल्कि एक असंभव प्रेम और दुहक का पत्थरीला रूप है। एक अन्य स्थानीय कथा अधिक विचित्र है। उसमें एक विशाल भैंसे जैसे जीव का वर्णन है जो गांव की फसलें खा जाता था। लोगों ने उसे खराब भोजन खिलाकर बदला लिया। उसके बाद उसने मैदान में जगह जगह विशाल ढेर छोड़ दिए जो पहाड़ियों में बदल गए। यह कथा गंभीर नहीं लगती, लेकिन यह दर्शाती है कि असामान्य भूभाग को समझाने के लिए मानव कल्पना कितने अलग रास्ते खोजती है। ऊंचे दर्शक स्थल से चॉकलेट हिल्स को देखने पर उनकी संख्या का वास्तविक अंदाजा होता है। वे एक के पीछे एक फैली रहती हैं और हल्की धुंध में दूर की पहाड़ियां धीरे धीरे गायब होती जाती हैं। सूर्यास्त के समय उनकी गोल परछाइयां लंबी होकर एक दूसरे से मिलने लगती हैं। तब पूरा क्षेत्र शांत समुद्र की लहरों जैसा दिखाई देता है। बस यहाँ पानी की जगह पत्थर और मिट्टी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि विज्ञान इनके निर्माण की प्रक्रिया समझाता है, लेकिन बिल्कुल समान आकृति के दोहराव का दृश्य आज भी असामान्य लगता है। धरती ने मानो लाखों वर्ष तक एक ही आकार बनाने का अभ्यास किया हो, और अगली जगह पर प्रकृति ने गोल पहाड़ियों के बजाय हजारों 6 किनारों वाले पत्थर बनाए हैं जो समुद्र में जाती एक विशाल सीढ़ी जैसे दिखाई देते हैं। नंबर 8, जायंट्स कॉजवे, उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड के समुद्री किनारे पर लगभग 40,000 पत्थरीले खंभे एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से देखने पर वे किसी विशाल फर्श की टाइलों जैसे लगते हैं। अधिकतर पत्थर 6 किनारों वाले हैं और इस तरह व्यवस्थित हैं कि पूरा तट किसी प्राचीन महल की सीढ़ियों या समुद्र में जाती सड़क जैसा दिखाई देता है। इस स्थान को जायंट्स कॉजवे कहा जाता है, यानी दैत्यों का बनाया हुआ रास्ता। पहली नजर में यह मानना कठिन होता है कि इतने नियमित आकार के पत्थर बिना किसी कारीगर के बन सकते हैं। कुछ खंभे छोटे हैं जिन पर आसानी से चला जा सकता है। कुछ ऊंचे होकर दीवार और सीढ़ियां बनाते हैं। लहरें उनके बीच टकराती हैं और पूरा दृश्य किसी प्राकृतिक मंदिर जैसा लगता है। लगभग 6 करोड़ वर्ष पहले इस क्षेत्र में तीव्र ज्वालामुखीय गतिविधि हुई थी। जमीन की दरारों से गर्म लावा बाहर निकला और बड़े क्षेत्र में फैल गया। जब लावा ठंडा हुआ तो वह सिकुड़ने लगा। सिकुड़ते पदार्थ में दरारें बनना स्वाभाविक है। यहाँ वे दरारें इस तरह फैलीं कि बहुभुज आकार बनने लगे। भौतिक प्रक्रिया के कारण 6 किनारों वाला आकार सबसे सामान्य बन गया, क्योंकि इस आकृति में सतह को लगभग समान हिस्सों में विभाजित करना संभव होता है। दरारें नीचे की ओर बढ़ती गईं और लंबे पत्थरीले स्तंभ तैयार हो गए। बाद में समुद्री कटाव ने उन्हें उजागर कर दिया, लेकिन विज्ञान की यह प्रक्रिया जितनी स्पष्ट सुनाई देती है, वास्तविक दृश्य उतना ही अविश्वसनीय लगता है। पत्थरों पर चलते समय ऐसा लगता है जैसे किसी ने हर खंभे को नापकर उसके ठीक बगल में रखा हो। इसी वजह से स्थानीय लोगों ने इसके निर्माण को एक विशालकाय योद्धा से जोड़ा। आयरिश कथा के अनुसार फिन मैकूल नाम का एक विशालकाय योद्धा यहां रहता था। समुद्र के दूसरी ओर स्कॉटलैंड में एक दूसरा दैत्य रहता था जिससे उसका विवाद था। फिन ने उसे चुनौती देने के लिए समुद्र में विशाल पत्थर बिछाकर एक रास्ता बनाया ताकि दोनों आमने सामने लड़ सकें। कथा के अलग अलग रूप हैं। एक कहानी में फिन स्कॉटिश दैत्य के आकार को देखकर डर जाता है और घर लौट आता है। उसकी पत्नी उसे एक विशाल बच्चे के रूप में कपड़ों में लपेट देती है। जब शत्रु वहां पहुंचता है और इतने बड़े बच्चे को देखता है तो सोचता है कि उसका पिता कितना विशाल होगा। वह भयभीत होकर वापस भागता है और पीछे से रास्ता तोड़ता चला जाता है ताकि फिन उसका पीछा न कर सके। कहा जाता है कि इसी कारण पत्थर का कुछ हिस्सा आयरलैंड में और मिलता जुलता भूभाग स्कॉटलैंड के एक द्वीप पर भी दिखाई देता है। भूविज्ञान भी बताता है कि ये क्षेत्र कभी एक ही ज्वालामुखीय प्रक्रिया का भाग रहे होंगे। इस प्रकार कथा और विज्ञान 2 अलग भाषाओं में
लगभग एक ही भौगोलिक संबंध की ओर संकेत करते हैं। तूफानी मौसम में जायंट्स कॉजवे का रूप पूरी तरह बदल जाता है। काले बादल, तेज हवा और चट्टानों से टकराती ऊंची लहरें इसे शांत पर्यटन स्थल के बजाय किसी प्राचीन युद्ध भूमि जैसा बना देती हैं। बारिश में पत्थर गहरे काले हो जाते हैं, उन पर चलना कठिन और फिसलन भरा हो जाता है। कुछ पत्थरीली संरचनाओं को स्थानीय नाम दिए गए हैं। कोई विशालकाय जीव के जूते जैसी दिखती है, कोई कुर्सी जैसी, और कुछ खंभे बड़े संगीत वाद्य यंत्र की नलियों जैसे नजर आते हैं। हर आकृति ने एक नई कहानी को जन्म दिया। जायंट्स कॉजवे भी वह जगह है जहां विज्ञान देखने वाले को प्रक्रिया समझा देता है, लेकिन दैत्य की कथा दृश्य को यादगार बना देती है। शायद इंसानों ने ऐसी कहानियां इसलिए बनाई क्योंकि केवल यह मान लेना पर्याप्त नहीं था कि प्रकृति भी इतनी सटीक वास्तुकला बना सकती है। लेकिन अगली जगह पर कोई पत्थरीली सड़क नहीं, बल्कि एक पूरा पर्वत है जिसकी चोटी मानो बादलों के ऊपर अलग संसार बनाकर बैठी है। नंबर 9, माउंट रोराइमा, वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका के घने वर्षावनों के ऊपर एक विशाल सपाट पर्वत अचानक खड़ा दिखाई देता है। इसकी दीवारें लगभग सीधी हैं और ऊपर की चोटी सामान्य पर्वतों की तरह नुकीली नहीं, बल्कि एक विशाल मेज जैसी सपाट है। बादल अक्सर इसकी ऊंची दीवारों के चारों ओर तैरते रहते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वत जमीन से जुड़ा ही ना हो। यह माउंट रोराइमा है, जो वेनेजुएला, ब्राजील और गुयाना की सीमाओं के पास स्थित है। इस तरह के सपाट पर्वतों को टेपुई कहा जाता है। स्थानीय पेमोन लोगों की भाषा में इसका संबंध देवताओं के घर जैसे अर्थों से जोड़ा जाता है। रोराइमा को देखकर यह विश्वास स्वाभाविक लगता है, क्योंकि इसकी छोटी नीचे की दुनिया से पूरी तरह अलग दिखाई देती है। यह पर्वत पृथ्वी की सबसे प्राचीन भूगर्भीय संरचनाओं में शामिल माना जाता है। इसकी चट्टानें अरबों वर्ष पुरानी हो सकती हैं। कभी यहां विशाल बलुआ पत्थर का पठार फैला हुआ था। वर्षा, नदियों और कटाव ने आसपास की जमीन को धीरे धीरे नष्ट कर दिया। अंत में कुछ कठोर भाग अकेले खड़े रह गए, जिनमें माउंट रोराइमा सबसे प्रसिद्ध है। इसकी सीधी दीवारें कई स्थानों पर 400 मीटर से अधिक ऊंची हैं। नीचे खड़े व्यक्ति के लिए ऊपर पहुंचना लगभग असंभव प्रतीत होता है। एक विशेष ढलान वाले मार्ग से चढ़ाई की जा सकती है, लेकिन रास्ता लंबा, फिसलन भरा और मौसम पर निर्भर होता है। ऊपर पहुंचते ही पर्वत का संसार पूरी तरह बदल जाता है। चोटी पर लगातार वर्षा होती है। पानी चट्टानों के बीच बहता है, छोटे तालाब बनाता है और कई स्थानों से झरनों के रूप में नीचे गिरता है। ऊंचाई इतनी अधिक है कि तेज हवा कई बार गिरते हुए पानी को वापस धुंध में बदल देती है। दूर से झरना नीचे आने के बजाय हवा में गायब होता दिखाई देता है। यहाँ की काली चट्टानें हवा और पानी से अजीब आकृतियों में कट चुकी हैं। कोई पत्थर विशाल कछुए जैसा लगता है, कोई इंसानी चेहरे जैसा, और कोई ऐसी आकृति बनाता है जिसे देखकर किसी अज्ञात जीव की कल्पना होने लगती है। घना कोहरा अचानक पूरे क्षेत्र को ढक सकता है। कुछ ही मीटर दूर खड़ा व्यक्ति भी दिखाई देना बंद हो जाता है। रोराइमा की छोटी लंबे समय तक नीचे के जंगलों से अलग रही है। इस कारण यहाँ कई ऐसे पौधे और जीव विकसित हुए जो विशेष परिस्थितियों के अनुकूल हैं। पोषक तत्वों की कमी के कारण कुछ पौधे छोटे कीड़ों को पकड़कर उनसे भोजन प्राप्त करते हैं। छोटे काले मेंढक और अनोखी वनस्पतियां इस स्थान को अलग दुनिया जैसा बनाती हैं। स्थानीय पेमोन परंपरा में रोराइमा को एक विशाल वृक्ष के बचे हुए तने से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार कभी एक ऐसा वृक्ष था जिस पर संसार के सभी फल उगते थे। एक व्यक्ति ने नियमों का उल्लंघन करके उसे काट दिया। वृक्ष गिरने के बाद विशाल बाढ़ आई और उसका बचा हुआ तना माउंट रोराइमा बन गया। कई कथाओं में इस पर्वत को शक्तिशाली आत्माओं और देवताओं का निवास माना गया है। कुछ स्थानों पर अनादर करना या पत्थर उठाकर ले जाना उचित नहीं माना जाता। माना जाता है कि पर्वत से कोई वस्तु हटाने वाला व्यक्ति दुर्भाग्य का सामना कर सकता है।
माउंट रोराइमा ने आधुनिक साहित्य और कल्पना को भी प्रभावित किया। खोई हुई दुनिया, डायनासोर और समय से अलग पड़े भूभाग की कहानियां इसी प्रकार के पर्वतों से प्रेरित रही हैं। हालांकि यहाँ जीवित डायनासोर नहीं पाए गए, लेकिन चोटी की अलग प्रकृति उस कल्पना को जन्म देने के लिए पर्याप्त है। रात में घने कोहरे, तेज हवा और चट्टानों के बीच टपकते पानी की आवाज के साथ यह स्थान बेहद रहस्यमयी हो जाता है। नीचे जंगल हजारों मीटर दूर होता है और चारों तरफ केवल काला पत्थर दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे यात्री धरती पर नहीं, किसी भूले हुए ग्रह पर खड़ा हो। माउंट रोराइमा किसी नक्शे से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन सामान्य कल्पना से आज भी छिपा हुआ लगता है। और अगली जगह पर ऊंचा पर्वत नहीं है। वहां जमीन इतनी टूटी, निर्जन और विचित्र है कि उसे देखकर लगता है जैसे किसी नष्ट हो चुके ग्रह की सतह धरती पर प्रकट हो गई हो। नंबर 10, बिस्टी बैडलैंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यू मैक्सिको के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में फैले बिस्टी बैडलैंड्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी प्राचीन संसार के खंडहर रेगिस्तान में खुल गए हों। यहाँ न ऊंचे पेड़ हैं, न साफ रास्ते और न ही ऐसा कोई केंद्र बिंदु जिससे दिशा का अनुमान लगाया जा सके। चारों ओर टूटे हुए मिट्टी के टीले, विचित्र चट्टानें, सूखी धारियां और अजीब आकार वाले पत्थरीले स्तंभ दिखाई देते हैं। बिस्टी नाम का संबंध स्थानीय नवाहो भाषा के ऐसे शब्द से जोड़ा जाता है जिसका अर्थ मिट्टी से बनी संरचनाओं के बीच का क्षेत्र माना जाता है। यह नाम यहाँ के भूभाग को सही ढंग से दर्शाता है। जमीन कहीं राख जैसी धूसर है, कहीं लाल, काली, बैंगनी और पीली परतों में बंटी हुई दिखाई देती है। कुछ चट्टानें विशाल मशरूम जैसी हैं। नीचे पतला मिट्टी का स्तंभ और ऊपर भारी पत्थर की टोपी संतुलित दिखाई देती है। कुछ संरचनाएं टूटे हुए पंखों, विशाल अंडों, जानवरों की खोपड़ियों या जमीन से निकलते जीवों जैसी लगती हैं। प्रकाश बदलने पर उनका आकार भी बदलता महसूस होता है। लाखों वर्ष पहले यह क्षेत्र सूखा रेगिस्तान नहीं था। यहाँ नदियां, दलदल और हरे भरे वन मौजूद थे। विशाल पेड़ उगते थे और प्रागैतिहासिक जीव इस भूमि पर घूमते थे। समय के साथ बाढ़ और नदियों ने मिट्टी, रेत और जैविक पदार्थों की कई परतें जमा कर दी। बाद में जलवायु बदली, जमीन ऊपर उठी और हवा तथा वर्षा ने नरम परतों को काटना शुरू कर दिया। जहां ऊपर कठोर पत्थर की परत थी, वहां नीचे की मिट्टी कुछ समय तक सुरक्षित रही। इससे मशरूम जैसी हूडू संरचनाएं बन गई, मगर ये संरचनाएं स्थायी नहीं हैं। हर वर्ष वर्षा, हवा और तापमान के बदलाव से उनका आकार बदल रहा है। यहां जमीन पर लकड़ी जैसी दिखाई देने वाली कई वस्तुएं वास्तव में पेट्रिफाइड वुड यानी पत्थर में बदल चुकी प्राचीन लकड़ी हैं। कभी जीवित रहे पेड़ों के भीतर धीरे धीरे खनिज भर गए और उनकी संरचना पत्थर में सुरक्षित हो गई। उन्हें हाथ में लेने पर वे लकड़ी जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका भार और कठोरता पत्थर जैसी होती है। इस क्षेत्र में डायनासोर और अन्य प्राचीन जीवों के जीवाश्म भी मिले हैं। यानी जिस वीरान जमीन पर आज कुछ भी जीवित दिखाई नहीं देता, वहां कभी विशाल और जटिल पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद था। हर मिट्टी की परत लाखों वर्ष पुरानी कहानी का एक पन्ना है। बिस्टी बैडलैंड्स में निश्चित रास्तों की कमी इसे और रहस्यमयी बनाती है। व्यक्ति कुछ दूर चलने के बाद पीछे मुड़कर देखे तो हर दिशा लगभग समान लग सकती है। ऊंची संरचनाएं भी भ्रम पैदा करती हैं, क्योंकि अलग कोण से वे पहचान में नहीं आती। यही कारण है कि यहाँ दिशा, पानी और मौसम को लेकर तैयारी आवश्यक होती है। बिस्टी का सबसे बड़ा रहस्य यह नहीं कि चट्टानें इतनी विचित्र क्यों हैं। वास्तविक रहस्य यह है कि इस सूखे और लगभग मृत दिखाई देने वाले क्षेत्र के नीचे कितनी दुनियाएं दबी हुई हैं। हर नया कटाव किसी नए जीवाश्म या भूली हुई परत को सामने ला सकता है। यह जगह किसी पूर्ण स्मारक की तरह नहीं, बल्कि अधूरी खुदाई जैसी महसूस होती है। मानो धरती ने अपनी पुरानी यादों की अलमारी खोल दी हो और हवा रोज उसका एक नया हिस्सा बाहर निकाल रही हो।
लेकिन अगली जगह पर कटाव ने केवल अजीब पत्थर नहीं बनाए, वहां उसने चट्टानों के बीच हजारों विशाल दरवाजे खोल दिए हैं जो धीरे धीरे एक दिन हमेशा के लिए गिर जाएंगे। नंबर 11, आर्चेस नेशनल पार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका के यूटा राज्य के लाल रेगिस्तान में 2000 से अधिक प्राकृतिक पत्थरीले मेहराब मौजूद हैं। कोई पतला और नाजुक है, कोई कई मंजिला इमारत जितना विशाल, और कोई ऐसा दिखाई देता है जैसे दो चट्टानों के बीच किसी ने गोल दरवाजा काट दिया हो। इस स्थान को आर्चेस नेशनल पार्क कहा जाता है। पहली नजर में यहां की संरचनाएं स्थायी और अटूट लगती हैं। मोटे पत्थर लाखों वर्षों से हवा में टिके हुए हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल विपरीत है। यहां दिखाई देने वाला हर मेहराब धीरे धीरे टूट रहा है। उनकी सुंदरता उसी विनाशकारी प्रक्रिया का परिणाम है जो एक दिन उन्हें समाप्त भी कर देगी। इस क्षेत्र के नीचे प्राचीन नमक की विशाल परतें मौजूद थीं। उनके ऊपर रेत और अन्य पदार्थ जमा होकर भारी चट्टानी परतों में बदल गए। नीचे का नमक दबाव के कारण खिसकता और मुड़ता रहा। इससे ऊपर की चट्टानों में दरारें पैदा हुईं। जमीन कई स्थानों पर लंबी पतली दीवारों में विभाजित हो गई। वर्षा का पानी इन दरारों में प्रवेश करता रहा। सर्दियों में पानी जमकर फैलता और चट्टान को भीतर से तोड़ता। गर्मियों में तापमान बढ़ने पर पत्थर फैलता और रात में ठंडा होकर सिकुड़ता। इस लगातार बदलाव ने दरारों को और चौड़ा किया। हवा अपने साथ रेत के महीन कण लाती रही जो हजारों वर्षों तक चट्टानों को घिसते रहे। जहां पत्थर कमजोर था वहां छेद बनने लगा। धीरे धीरे छेद बड़ा हुआ और एक प्राकृतिक मेहराब का रूप ले लिया। इस तरह यहां का प्रत्येक मेहराब हजारों या लाखों वर्षों के कटाव का परिणाम है। सबसे प्रसिद्ध संरचनाओं में डेलिकेट आर्च शामिल है। यह खुले पत्थरीले क्षेत्र के किनारे अकेला खड़ा है। इसके नीचे कोई सहारा दिखाई नहीं देता। सूर्यास्त के समय इसका रंग नारंगी से लाल और फिर गहरे बैंगनी जैसा होने लगता है। आसपास के पर्वत और खुला आकाश इसे किसी प्राकृतिक द्वार जैसा बना देते हैं। रात के समय आर्चेस नेशनल पार्क का अनुभव अलग होता है। प्रकाश प्रदूषण कम होने के कारण आकाश में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। जब किसी विशाल मेहराब के बीच से आकाशगंगा नजर आती है, तब वह वास्तव में दूसरे संसार का प्रवेश द्वार महसूस होता है। हवा जब पत्थरीले छेदों और संकरे रास्तों से गुजरती है तो अलग अलग प्रकार की आवाजें पैदा होती हैं। कहीं गहरी सीटी, कहीं हल्की गूंज और कहीं दूर से आती गर्जना जैसी ध्वनि सुनाई दे सकती है। अंधेरे में इन आवाजों का स्रोत समझना आसान नहीं होता। आर्चेस नेशनल पार्क हमें एक विचित्र सत्य दिखाता है। यहाँ निर्माण और विनाश दो अलग प्रक्रियाएं नहीं हैं। जो शक्तियां मेहराब बनाती हैं, वही उन्हें गिराती भी हैं। हर दरार सुंदरता का आरंभ भी हो सकती है और अंत भी। इन पत्थरीले दरवाजों के नीचे खड़ा व्यक्ति लाखों वर्ष पुराने समय के बीच केवल कुछ क्षणों का यात्री होता है। लेकिन अगली जगह पर चट्टान में बना दरवाजा नहीं, बल्कि एक ऐसी अकेली शिखर संरचना है जिसे स्थानीय लोग पंखों वाला पत्थर मानते हैं और जिसके निकट जाना आज भी सम्मान तथा भय दोनों पैदा करता है। नंबर 12, शिपरॉक, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यू मैक्सिको के विशाल और समतल रेगिस्तान के बीच एक काली नुकीली चट्टान अचानक लगभग 500 मीटर ऊपर उठती दिखाई देती है। दूर से इसका आकार समुद्र में फंसे किसी टूटे हुए जहाज जैसा लगता है। शायद इसी कारण इसे शिपरॉक कहा गया। लेकिन स्थानीय नवाहो लोगों के लिए इसका वास्तविक नाम और अर्थ कहीं अधिक गहरा है। नवाहो भाषा में इसे सेबिताई कहा जाता है, जिसका अर्थ लगभग पंखों वाला पत्थर माना जाता है। इसे देखकर यह नाम उचित लगता है। मुख्य चट्टान के दोनों ओर दूर तक फैली पत्थरीली दीवारें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे किसी विशाल पक्षी के पंख जमीन पर फैल गए हों। वैज्ञानिक दृष्टि से शिपरॉक किसी प्राचीन ज्वालामुखी का बचा हुआ अंदरूनी भाग है। लगभग 3 करोड़ वर्ष पहले धरती के नीचे मैग्मा ऊपर की ओर बढ़ा।
वह दरारों और मार्गों में भर गया तथा ठंडा होकर कठोर हो गया। उसके आसपास मौजूद नरम चट्टानें लाखों वर्षों तक हवा और वर्षा से नष्ट होती रहीं। अंत में ज्वालामुखी का कठोर अंदरूनी हिस्सा जमीन के ऊपर दिखाई देने लगा। यानी आज जो विशाल पर्वत नजर आता है वह कभी धरती की सतह के नीचे छिपा हुआ था। आसपास की जमीन हटने के बाद वह बाहर प्रकट हुआ। यह विचार ही इसे और रहस्यमयी बना देता है। हम वास्तव में किसी पर्वत की बाहरी सतह नहीं, बल्कि धरती के भीतर जमे प्राचीन ज्वालामुखीय रास्ते को देख रहे हैं। मुख्य शिखर से कई पतली और लंबी पथरीली दीवारें बाहर की ओर जाती हैं। इन्हें ज्वालामुखीय डाइक कहा जाता है। कभी पिघला हुआ पदार्थ इन दरारों में बहा था। ठंडा होने के बाद वह कठोर पत्थर बन गया। आसपास की भूमि घिस गई, लेकिन ये दीवारें बची रहीं। दूर से वे विशाल जहाज के टूटे मस्तूल, पंखों या धरती पर जमी काली नसों जैसी दिखाई देती हैं। सूर्यास्त के समय चट्टान का रंग लाल और काला हो जाता है। पीछे का आकाश चमकता है और शिपरॉक की नुकीली आकृति किसी सोए हुए विशाल जीव जैसी नजर आती है। नवाहो परंपरा में यह स्थान बेहद पवित्र है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार प्राचीन समय में नवाहो लोगों के पूर्वज शत्रुओं से बचने के लिए एक विशाल पक्षी की पीठ पर यात्रा करते हुए यहां पहुंचे थे। वह पक्षी बाद में पत्थर बन गया और शिपरॉक कहलाया। रात में शिपरॉक पूरी तरह काले आकार में बदल जाता है। चांदनी में उसकी धारदार चोटियां हल्की चमकती हैं और लंबी पत्थरीली दीवारें अंधेरे में खो जाती हैं। तेज हवा जब चट्टानी दरारों से गुजरती है तो दूर तक गूंज सुनाई दे सकती है। ऐसे वातावरण में पंखों वाले पत्थर की प्राचीन कथा केवल कहानी नहीं लगती। विज्ञान हमें बताता है कि यह ज्वालामुखी का कठोर केंद्र है। परंपरा कहती है कि यह अपने लोगों को सुरक्षा देकर यहां लाने वाला विशाल पक्षी है। दोनों दृष्टिकोण इस चट्टान के महत्व को कम नहीं करते। एक इसकी उम्र बताता है और दूसरा उसकी आत्मा। शिपरॉक इस यात्रा का अंतिम स्थान है, लेकिन इसका रहस्य समाप्ति जैसा नहीं लगता। यह खुली धरती के बीच खड़ा ऐसा संकेत है जो याद दिलाता है कि हर चट्टान की दो कहानियां हो सकती हैं। एक कहानी वह जिसे हम माप सकते हैं और दूसरी वह जिसे केवल महसूस किया जा सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धरती की इन अनोखी संरचनाओं ने एक बात साबित कर दी कि प्रकृति कभी-कभी ऐसी आकृतियां बना देती है जिनके सामने विज्ञान और किंवदंतियां दोनों एक साथ खड़ी दिखाई देती हैं। इनमें से किस स्थान ने आपको सबसे अधिक हैरान किया? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि हमारी धरती के रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। असली यात्रा तो अभी बाकी है।